नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जीके ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम या फिर सौर मंडल से संबंधित होने वाला है। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी हमने यूनिवर्स के संबंध में लेक्चर डिस्कस किया हुआ है, तो प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लीजिए। आपको यूनिवर्स से रिलेटेड और गैलेक्सी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज वाला वीडियो है वो मिल जाएगा। ठीक है, आज सेकंड लेक्चर है सोलर सिस्टम से रिलेटेड, जहां से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं जहां से प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, और आगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम है वहां से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस टॉपिक से, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम की दृष्टिकोण से जो ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर पर जो एसएससी का एसएससी है, ठीक है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट ही माना जाता है सोलर सिस्टम यूनिवर्स। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और खासतौर पर 1 से 2 क्वेश्चन तो हमें देखने को मिलते ही हैं। तो वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए, वीडियो लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपडेट दे दूंगा, यदि देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, इसके अलावा इंडिविजुअल कोर्सेज भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप एसएससी का फाउंडेशन कोर्स खरीदना चाहते हैं या फिर जीएस का फाउंडेशन कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो आपको हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको वो सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आप इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो इंडिविजुअल कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे जो कि हमारी अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए गए हैं, तो इनको भी आप अवेल कर सकते हैं। यदि आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वहाँ पर रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस आपको मेरे मिल जाएंगे रूट एप्लीकेशन पर, तो यहाँ से आप मुझसे ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। जो हमारी एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, लगभग 1 साल की वैलिडिटी। ठीक है, तो एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके विजिट ज़रूर कर लीजिए। चलिए, सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और पूरा सोलर सिस्टम का एक रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्वेश्चन तो लगभग 15 से 20 के बीच में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चन के थ्रू ही आपका पूरा टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। है ना, स्थलीय ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है? तो सबसे पहले हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो अरुण, ये जोवियन प्लैनेट है। बृहस्पति, ये भी एक जोवियन प्लैनेट है। मर्क्यूरी या फिर बुध, ये एक पार्थिव ग्रह है, स्थलीय ग्रह है या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, आपको याद रखना है। और जो वरुण है यह भी एक जोवियन प्लैनेट है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। जो स्थलीय ग्रह है या फिर इसको हम पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, स्थलीय के साथ साथ पार्थिव ग्रह भी इनको हम बोलते हैं। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि ऐसे ग्रह जो सूर्य के नजदीक स्थित हैं, जो पृथ्वी के जैसे हैं, आकार में छोटे हैं, पृथ्वी के सूर्य के नजदीक हैं, इनको हम पार्थिव ग्रह बोलते हैं, स्थलीय ग्रह बोलते हैं। इनकी जो क्रस्ट है वह कठोर है, कठोर चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, थोड़ा सा हम मैप की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर ये पूरा सोलर सिस्टम है, सूर्य और ये 8 ग्रह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आपको ये 4 प्लैनेट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए 4 प्लैनेट आपको दिखाई दे रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, इनको ही हम बोलते हैं पार्थिव ग्रह। क्या बोलते हैं इनको हम? पार्थिव ग्रह इनको हम बोलते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इनको हम बोलते हैं, या फिर इनको हम स्थलीय ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, ये सूर्य से देखिए कितने पास हैं, आकार में आप देखेंगे तो इनके कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं। इनमें जो सतह है, क्रस्ट है, कठोर क्रस्ट पाई जाती है। जैसा कि जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं ना क्रस्ट, मेंटल कोर। पृथ्वी की जो सतह है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसका हमने एक टुकड़ा यहाँ पर काट करके निकाल लिया है ना, तो ये ऊपर वाली क्रस्ट हो गई, फिर ये मेंटल हो गया यहाँ पर, और फिर ये कोर हो गई। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कठोर क्रस्ट पाई जाती है, स्थल मंडल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए पार्थिव ग्रह, पृथ्वी के सदस्य होते हैं, पृथ्वी के जैसे दिखते हैं। यहाँ पर जो आपको ये 4 प्लैनेट दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से? जुपिटर, जिसको हम बृहस्पति बोलते हैं, सैटर्न, जिसको हम शनि बोलते हैं, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो 4 ग्रह हैं इनको हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट। क्या बोलते हैं? जोवियन प्लैनेट इनको हम बोलते हैं।
ठीक है, या फिर इनको हम कई बार गैसेस जायंट या फिर गैस दानव भी बोल देते हैं, या फिर गैसीय ग्रह भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गैसीय ग्रह या फिर गैसेस प्लैनेट इनको हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चारों ग्रह हैं, एक तो सूर्य से काफी दूर स्थित हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो ग्रह बने हुए हैं ज्यादातर इनमें गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है, और आकार में ये काफी ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो ये पार्थिव ग्रह हो गए, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो गए, और ये जो ग्रह हैं इनको हम जोवियन ग्रह बोलते हैं, गैसीय दानव बोलते हैं। अब इनमें भी जो दो ग्रह हैं, ठीक है, इनमें भी जो आपको ये दो ग्रह दिखाई दे रहे हैं जिसको हम शनि और जुपिटर बोलते हैं, इन दोनों को खास तौर पर हम गैसीय गैसीय दानव बोलते हैं, ठीक है, या फिर गैसेस जाइंट बोलते हैं। और यहां पर जो आपको दो ग्रह दिखाई दे रहे हैं, यूरेनस और नेपच्यून, इनको हम बर्फ दानव या फिर आइस जाइंट बोलते हैं। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा गैसेस जाइंट है, इनमें से कौन सा आइस जाइंट है, ठीक है, इनमें से कौन सा जोवियन प्लैनेट है, तो आपसे आंसर बनना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना है, अभी हम धीरे धीरे आगे जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें और भी ज्यादा थ्योरी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, गोल्डीलॉक जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? इंग्लिश में भी हम इसको गोल्डीलॉक जोन ही बोलते हैं। मतलब गोल्डीलॉक जोन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहां से खासतौर पर जो सिविल सर्विसेज लेवल के एग्जाम है, ऐसे एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, और अक्सर ये जो शब्द है न्यूज में हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? तो आंसर देख लेते हैं। तो पहला है ऑप्शन, सौरमंडल में ऐसी जगह है जहां पर जीवन की संभावना है या फिर वास योग्य है क्षेत्र है जहां पर आप रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र को ही हम बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन। ए आंसर ही बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है ये सीधा सा क्वेश्चन है, गोल्डीलॉक जोन के बारे में पूछ रहा है। तो गोल्डीलॉक जोन किसी भी तारे या फिर ऐसा बोल लीजिए किसी भी सौरमंडल में स्थित ऐसी जगह जो कि जहां पर जीवन की संभावना है या फिर जो वास योग्य है, जो रहने लायक जगह है, उसको हम बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन। सीधे हम मैप की ओर चलते हैं और यहां पर हम समझते हैं। जैसे कि ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो पहले वाला लेक्चर था, हमारा जो यूनिवर्स है उसमें अरबों, लगभग 100 अरब क्या है, गैलेक्सीज हैं, ठीक है। हर एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। उसी 100 अरब तारे में से एक तारा हमारा सूर्य है, और हर एक तारे का अपना एक सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम होता है, जैसे कि ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अरबों खरबों तारे हैं और उनका भी एक सोलर सिस्टम होगा। तो किसी भी सोलर सिस्टम में किसी भी तारे के पास यदि कोई ऐसी जगह है जहां पर जीवन की संभावना हो सकती है, तो उसको हम गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। जैसे कि हमारे आप सोलर सिस्टम में देखेंगे तो यहां पर देखिए, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, बात समझ में आ गई। अब हमारे पृथ्वी में जीवन की संभावना कैसे हुई, है ना, यहां पर जीवन की संभावना कैसे उत्पन्न हुई, मतलब यहाँ पर जीवन है, ऑब्वियस सी बात है, हम जीवित हैं, यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं जीवित हूं, हम सभी जीवित हैं, ठीक है। तो पृथ्वी गोल्डीलॉक जोन में है, मतलब ये सूर्य के एकदम ना तो नजदीक है, मतलब मान लीजिए यदि पृथ्वी बुध की जगह पर होती है ना, जहां पर मरकरी है, या फिर शुक्र की जगह पर होती, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सूर्य से नजदीक होने के कारण इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर जीवन की संभावना नहीं हो सकती। मान लीजिए सूर्य यहाँ पर होती यूरेनस की जगह, नेपच्यून की जगह या फिर प्लूटो की जगह, तो ये सूर्य से बहुत ज्यादा दूर हो जाता, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर काफी कम टेम्परेचर होता, काफी ठंडा प्लेनेट हो जाता, तो यहाँ पर भी जीवन की संभावना नहीं हो पाती। अर्थात पृथ्वी ऐसी जगह पर स्थित है सोलर सिस्टम के जो ना तो सूर्य के बहुत ज्यादा दूर है ना बहुत ज्यादा पास है, ठीक है, और ऐसी संभावनाएं यहाँ पर उत्पन्न होती हैं जिससे यहाँ पर जीवन की संभावनाएं बन पाई हैं, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन, और अक्सर ये न्यूज में रहता है क्योंकि कोई नए नए प्लैनेट की जब खोज होती है और वहां पर देखा जाता है कि जीवन की संभावना है या नहीं, तो वो प्लैनेट अक्सर न्यूज में भी रहता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है, है ना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा प्लैनेट है जिसका कोई मून नहीं है, ठीक है। चलिए, मून से मतलब क्या है, उपग्रह से है, ठीक है, उपग्रह से है। तो देखिए, शनि के तो उपग्रह, शनि ऐसा ग्रह है जिसके लगभग 145 उपग्रह हैं, है ना। जैसे चंद्रमा हमारी पृथ्वी का मून है ना, उपग्रह, जैसे आप रात में देखते हैं तो चमकता हुआ दिखाई देता है चंद्रमा, तो वो हमारा एक उपग्रह है, नेचुरल उपग्रह है, ठीक है, नेचुरल मून है। उसी प्रकार से अन्य ग्रहों के भी मून होते हैं। तो टोटल 8 ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में, तो इसमें से 2 प्लेनेट ऐसे हैं जिसके कोई भी मून नहीं है। तो एक तो है शुक्र, इसका आंसर हो जाएगा शुक्र, ठीक है,
जिसको हम वीनस बोलते हैं, और एक हो जाएगा बुध, है ना। बुध ऑप्शन में नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम मरकरी बोलते हैं, ठीक है। बाकी यूरेनस के भी हैं और बृहस्पति के भी हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। तो शुक्र और बुध, वीनस और मरकरी दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनके कोई भी मून नहीं है, कोई भी चंद्रमा नहीं है। क्लियर है, आपको याद रखना। सबसे ज्यादा शनि के हैं, आपको याद रखना है। अभी हाल ही में मई 2023 में ही लगभग इसके 62 नए उपग्रह खोजे गए थे, ठीक है। तो इसकी संख्या लगभग 145 हो गई थी। इससे पहले बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह थे। तो बृहस्पति और शनि में एक प्रकार से कंपटीशन चलता रहता है कि किसके ज्यादा उपग्रह होंगे, है ना। कभी इसके नए उपग्रहों की खोज हो जाती है, कभी इसके नए उपग्रहों की खोज हो जाती है। तो कभी बृहस्पति पहले पर जाता है, कभी शनि पर। फिलहाल में शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं, लगभग 145 हैं, और बृहस्पति के 92 हैं। इसके भी लगभग जनवरी फरवरी में 12 न्यू उपग्रह खोजे गए थे। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? ये देखिए क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने आपको जो डिस्कस कराया। ये क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए आ सकता है बच्चों, क्योंकि ये हाल ही में 2023 का ही क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड है, मतलब मई 2023 में, है ना। अभी मैंने आपको बताया मई 2023 में ही जो सैटर्न है, इसके लगभग 62 न्यू मून खोजे गए, 62 न्यू उपग्रह खोजे गए, और इसकी वर्तमान संख्या लगभग 145 हो गई है। इससे पहले लगभग 83 मून थे इसके, और वर्तमान में 62 न्यू मून के बाद इसके वर्तमान में लगभग 145 मून हो गए हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक मून वाला, सर्वाधिक उपग्रह वाला, जो सर्वाधिक चंद्रमा वाला प्लेनेट है वो सैटर्न है, ठीक है। बृहस्पति नहीं है, आपको याद रखना है। इससे पहले बृहस्पति था। इसके अलावा बृहस्पति के भी लगभग 80 उपग्रह थे, लेकिन फरवरी में इसके 2023 फरवरी में इसके 12 न्यू मून खोजे गए, और इसकी भी संख्या लगभग 92 हो गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेटा याद रखना, क्योंकि 2023 की ही न्यूज है, तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और लगातार क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? ठीक है, बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट, है ना। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, इसको भी अभी हम समझेंगे। एक प्लूटो वाला क्वेश्चन आएगा, तो इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। अभी पहले हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा बौना ग्रह है जो कि क्षुद्र ग्रह की पेटी में स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो इसका आंसर है सीरिस, है ना। सीरिस जो है ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है, बौना ग्रह है, और ये कहां पर स्थित है? क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्षुद्र ग्रह पेटी क्या होती है, एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है ना। क्षुद्र ग्रह पेटी को क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाइलिंगुअल क्वेश्चन लिख रहा है, मैं डबल इसलिए नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है ना, और आपका जो समय है बहुत कीमती है। तो जितने कम समय में जितना ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर डिलीवर हो जाए वो अच्छी बात है, ठीक है। तो हम मैप की ओर चलते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीरीज। देखिए ये देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर आपको डॉट दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मंगल ग्रह है, मार्स है, और यहाँ पर आप देखिए ये जुपिटर प्लेनेट है, ठीक है। तो जुपिटर और मंगल के बीच में लाखों करोड़ों की संख्या में छोटे बड़े अनियमित आकार के जो आकाशीय पिंड हैं, ठीक है, जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो इनको ही हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, या फिर इनको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी, है ना। मतलब लाखों करोड़ों छोटे बड़े, कुछ पिंड होते हैं छोटे, कुछ पिंड होते हैं बड़े, और इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता कि गोल है या फिर प्रॉपर कोई आकार है, अनियमित आकार होता है। कोई पत्थर जैसा भी हो सकता है, कोई गोल भी हो सकता है ना। तो इनका कोई निश्चित आकार नहीं है, और मंगल और बृहस्पति के बीच में रह करके ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इसको ही हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी। और इसी क्षुद्र ग्रह पेटी में एक बौना ग्रह भी है जिसको हम बोलते हैं सीरिस, ड्वार्फ प्लैनेट, जैसे कि प्लूटो है ना। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब ये आकार में थोड़ा छोटे होते हैं, और इनको हम ग्रह नहीं बोलते, ठीक है। अभी हम आगे और इसकी डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए सीरिस बौना ग्रह यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा प्लूटो देख लीजिए, ये नेपच्यून के बाद प्लूटो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है, बौना ग्रह है ना। 2006 की यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो 2006 से पहले यदि आप जाएंगे तो हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह होते थे। मतलब प्लूटो को भी ग्रह की श्रेणी में रखा जाता था, प्लैनेट की श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन 2006 में एक IAU की बैठक हुई थी, ठीक है, जिसमें वैज्ञानिकों ने यह तय किया कि जो प्लूटो है यह प्लैनेट नहीं है, ग्रह नहीं है ना। और ग्रह होने की कुछ डेफिनेशन को डिफाइन किया गया, जो डेफिनेशन होती है उनको निश्चित किया गया। जैसे कि कोई भी यदि ड्वार्फ प्लैनेट है,
सॉरी, यदि कोई भी प्लैनेट है तो उसका एक निश्चित आकार होना चाहिए, एक निश्चित द्रव्यमान होनी चाहिए, निश्चित कक्षा होना चाहिए, निश्चित आकार होना चाहिए। और इन सभी जो डेफिनेशन ये डिसाइड की गई थी उसमें जो प्लूटो था ये फिट नहीं बैठ रहा था, अर्थात ये नेपच्यून की कक्षा को काटता था। तो इस कारण से प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा देखिए एरिस, यहाँ पर एक और डॉर्फ प्लैनेट आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक मैकमैक, ये भी एक डॉर्फ प्लैनेट है। ये कहाँ पर स्थित है? अब जैसा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आया है कि सीरीज, इनमें से क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? तो सीरीज इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन सा ऐसा बौना ग्रह है जो क्यूपर बेल्ट, यहां पर जो बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, जो क्यूपर बेल्ट में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैकमैक और एरिस, जो ये दो बौने ग्रह हैं, ये क्यूपर बेल्ट में स्थित हैं। अब क्यूपर बेल्ट क्या होता है? तो जैसे यहां पर ये एस्टेरॉयड बेल्ट है ना, छोटे बड़े अनियमित आकार के छोटे बड़े पिंड होते हैं, उसी प्रकार से इससे कई गुना बड़ा प्लूटो के बाद एक और बेल्ट देखने को मिलता है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। इसी प्रकार की चट्टानों से ये बना है, बस ये है कि यहाँ पर ठंडी गैसें आपको देखने को मिलेंगी और बर्फ की चट्टानें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये सूर्य से काफी दूर है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यहां पर देखिए प्लूटो, एरिस, होमिया, मैकमैक और सीरीज, ये क्या है? ये बौने ग्रह हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह है? फिर से यहां से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो अभी मैंने आपको डिस्कस कराया, जो मैकमैक है ये एक बौना ग्रह है। पीछे चलते हैं, ये देखिए ये कहां पर स्थित है? तो क्यूपर बेल्ट में स्थित है मैकमैक, आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी सभी क्या है? किसी ग्रह के उपग्रह हैं, ये अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए जरा, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड जो हैं, ये ज्यादातर, ये जो आपको तीन यहाँ पर नाम दिख रहे हैं, ये क्या है? तो ये बृहस्पति, ठीक है, ये बृहस्पति के आप क्या है? उपग्रह हैं। ठीक है, बृहस्पति के उपग्रह हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए देखिए, आइयो है, यूरोपा है, गैनीमीड है और कैलिस्टो है, ये सभी जुपिटर के उपग्रह हैं, मून्स हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु की आवधिकता क्या है? मतलब इसकी अवधि कितनी होती है, मतलब कितने सालों, कितने ईयर के बाद ये दिखाई देता है आसमान में? तो लगभग 76 वर्षों के बाद जो हेली नाम का धूमकेतु है ये दिखाई देता है। अब ये धूमकेतु क्या होते हैं, है ना, कॉमेट्स इनको हम बोलते हैं। कॉमेट्स जो होते हैं ये सौर मंडल में घूमते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये कैसे बने होते हैं? तो गैस और धूल कणों से, ठीक है, गैसेस और धूल कणों से मिलकर के ये बने होते हैं। ठीक है, धूल कणों से मिलकर के ये बने होते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है? चूंकि ये गैसों से बने होते हैं, तो जब भी ये सूर्य के पास से गुजरते हैं तो इनकी जो ये पूंछ है, इनमें जो गैस होती है ये चमकने लगती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और ये सूर्य से दूर जाती हुई प्रतीत होती है, तो इसको ही हम बोलते हैं कॉमेट। और ये जो कॉमेट है इसको हम बोलते हैं हेली। तो जो हेली नाम का ये कॉमेट है प्रत्येक 76 वर्षों के पश्चात देखने को मिलता है। सबसे पहले बार ये 1910 में हमें देखने को मिला था हेली नाम का धूमकेतु, और फिर बाद में ये 1986 में दिखाई दिया 76 वर्ष के बाद। ठीक है, देखिए हेली धूमकेतु सबसे प्रसिद्ध पुच्छल तारा है, इसको हम पुच्छल तारा भी बोलते हैं क्योंकि इसकी इस प्रकार से पूंछ दिखाई देती है। ठीक है, इसका नाम प्रसिद्ध खगोल शास्त्री एडमंड हेली के नाम पर रखा गया है। इन्होंने ही बताया था कि भाई कितने वर्षों के बाद ये दिखाई देता है। ठीक है, तो इनके नाम पर ही इसको रख दिया गया। 1910 में जो पुच्छल तारा दिखाई दिया था कुछ इस प्रकार की इमेज थी, और 1986 में जब दिखाई दिया तो कुछ इस प्रकार की ये इमेज थी। तो याद रखिएगा हेली नाम का जो धूमकेतु है प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। अब कमेंट बॉक्स में बताइए जो अगला धूमकेतु होगा, जो अगला हेली होगा, ये कब दिखाई देगा? ठीक है, अगला हेली हमें कब दिखाई देगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? गैसीय दानव, गैसिस जाइंट के रूप में जाना जाता है। तो अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति या फिर जुपिटर। मैंने आपको बताया था जो ऊपर ये 3 ग्रह दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं पार्थिव ग्रह। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं पार्थिव ग्रह। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि ये आकार में छोटे हैं, सूर्य के नजदीक हैं और पृथ्वी के जैसे हैं, इनमें कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। लेकिन बाद के जो ग्रह हैं इनको हम गैसीय दानव बोलते हैं, खासतौर पर जुपिटर और शनि, जुपिटर और सैटर्न, इनको हम गैसेस जाइंट बोलते हैं क्योंकि ये ज्यादातर गैसों से ही बने हुए हैं, इनमें गैसें पाई जाती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो गैसेस जाइंट इनको हम बोलते हैं। और लास्ट के 2 यूरेनस और नेपच्यून हैं, उनको हम बर्फ दानव या फिर आइस जाइंट बोलते हैं। चलिए ठीक है, ये देख लीजिए आप।
यहाँ पर देखिए जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, है ना। अब बच्चे गैसेस जाइंट इन चारों को ही हम बोलते हैं क्योंकि चारों में ज्यादातर गैसें देखने को मिलती है, लेकिन थोड़ा सा और आप मतलब इसको सेग्रीगेट करेंगे तो इन दोनों को हम गैसेस जाइंट बोलेंगे और इन दोनों को हम आइस जाइंट बोलेंगे, क्योंकि ये सूर्य से ज्यादा दूर हो गए तो यहाँ पर आपको बर्फ और ठंडी गैसें, मीथेन वगैरह ज्यादा देखने को मिलेंगी। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो चारों को ही गैसेस जाइंट बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर ग्रहण, सूर्य ग्रहण तब लगता है जब, सूर्य ग्रहण कब लगता है, सोलर इक्लिप्स कब लगता है, ठीक है। तो आपको पता है, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की जो रोशनी है पूर्णतः या फिर कुछ देर के लिए आंशिक रूप से क्या होती है, पृथ्वी पर नहीं पड़ती है और अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। देखिए जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो इसका डी आंसर सही होगा। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स को हम बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। थोड़ा हम मैप की ओर चलते हैं। देखिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, बीच में चंद्रमा आ गया तो क्या होगा, इसकी रोशनी, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी। तो यदि टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो इस प्रकार से कुछ टाइम के लिए पूरा सूर्य ढक जाता है, और यदि पार्शियल होता है तो इस प्रकार से आधा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा। कमेंट में बताइए कि जो चंद्र ग्रहण होता है वो कैसे होता है, ठीक है, थोड़ा सा कमेंट में आप बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मून की बात की जा रही है, चारोन। तो जो चारोन है बच्चों, ये किसका, प्लूटो का, है ना। प्लूटो का एक उपग्रह है या फिर प्लूटो का मून है। अभी मैंने आपको बताया मून क्या होता है, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का मून है ना। रात में आकाश में देखते हैं तो आपको चमकता हुआ दिखाई देता है चंद्रमा। वो क्या है, पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है, ठीक है, पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगा रही है, इस प्रकार से, ठीक है। तो जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, उसी प्रकार से 2 प्लैनेट को हटा दिया जाए तो 6 प्लैनेट के कुछ मून है जो कि अपने प्लैनेट के ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट पे, ठीक है। तो प्लूटो का जो उपग्रह है उसका नाम चारोन है, आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर बच्चे काफी गलत करके आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण उपग्रहों के बारे में मैंने यहाँ पर लिस्ट रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जैसे देखिए अर्थ का जो सैटेलाइट है वो मून है, ठीक है। मार्स के फोबोस और डीमोस, ये 2 महत्वपूर्ण उपग्रह हैं, यहाँ से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जुपिटर के देखिए आईओ, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो। गैनीमीड जो है ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, ठीक है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है गैनीमीड, आपको याद रखना है। सैटर्न की यदि हम बात करें तो इसके भी बहुत सारे उपग्रह हैं, सबसे ज्यादा 160 145 जो उपग्रह हैं इसके ही हैं, और टाइटन इसका एक सबसे बड़ा उपग्रह है, आपको याद रखना है। यूरेनस की बात करेंगे तो इसके भी देख लीजिए, पक हो गया, है ना, टाइटेनिया इसका एक उपग्रह है, ये आपको याद रखना है। नेपच्यून की बात करेंगे तो ट्रिटोन एक इसका उपग्रह है, और प्लूटो की बात करेंगे तो चारोन इसका उपग्रह है। और शुक्र, बुध और शुक्र, ठीक है, मरकरी और जो वीनस है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, खालिस्तान को अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। तो ये मैंने अभी आपको डिस्कस कराया था, जो प्लूटो है इसको 2006 में, ठीक है, ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अर्थात 2006 से पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट होते थे, प्लूटो भी इंक्लूड था, लेकिन इसको 2006 में बाहर कर दिया गया। क्यों? आईएयू की बैठक हुई थी चेक गणराज्य में, और वहां पर ग्रहों की कुछ डेफिनेशन डिसाइड की गई। अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था, यहां पर देखिए डेफिनेशन में क्या क्या डिसाइड किया गया था। जैसे कि किसी भी खगोलीय पिंड को यदि हम प्लैनेट कहेंगे, ग्रह कहेंगे, तो पहला जो जरूरी पॉइंट है वो ये होना चाहिए कि वो सूर्य की परिक्रमा करे, ठीक है। तो लगभग मैक्सिमम जो खगोलीय पिंड है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। एक उसका निश्चित आकार होना चाहिए, जैसे कि गोल, है ना, एक निश्चित आकार होना अनिवार्य है, तभी हम उसको प्लैनेट कहेंगे। एक निश्चित मास होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, एक ये पॉइंट था। एक निश्चित ऑर्बिट होना चाहिए और पर्याप्त ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। तो प्लूटो के पास ये वाली चीज मिसिंग थी। अर्थात देखिए यहाँ पर ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, ये जुपिटर हो गया, इसकी ऑर्बिट हो गई, ठीक है, सॉरी ये जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, इसके अलावा यहाँ पर ये
एक प्लैनेट हो गया, ठीक है, एक प्लैनेट ये हो गया नेपच्यून। अब देखिए जो प्लूटो था ना, जो प्लूटो है, देखिए ये प्लूटो की कक्षा है। कहाँ है भाई ये प्लूटो? ये प्लूटो है ना, ये जो है ये प्लूटो है, ये प्लूटो की कक्षा है ना, मैं वहां पे बना रहा हूँ ये प्लूटो की कक्षा है। और ये देखिए जो प्लूटो की कक्षा है ये नेपच्यून की कक्षा को क्रॉस कर रही है, मतलब इसकी एक निश्चित कक्षा नहीं है, तो इस कारण से इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है ना। तो कोई भी यदि ग्रह है तो उसकी अपनी एक कक्षा होनी चाहिए, दूसरे ग्रह की कक्षा को उसको नहीं काटना चाहिए। जैसे कि प्लूटो यहाँ पर देखिए नेपच्यून की कक्षा को काट रहा है, तो इस कारण से इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और ड्वार्फ प्लैनेट के अंतर्गत इसको रख दिया गया, बौने ग्रह के अंतर्गत इसको रख दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लूसीफर ग्रह एक अन्य ग्रह का नाम है, मतलब लूसीफर किस ग्रह को हम बोलते हैं? तो जो शुक्र ग्रह है इसको ही हम लूसीफर बोलते हैं। और लूसीफर का मतलब क्या होता है? तो प्रकाश लाने वाला। आपको पता होगा जो सबसे ज्यादा चमकीला पिंड है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है, वो क्या है? शुक्र। अब देखिए बुध सबसे पास है सोलर सिस्टम में सूर्य के, लेकिन और देखिए जैसे ये सन है ना, तो यहां पर बुध है और यहां पर शुक्र है, लेकिन सबसे चमकीला कौन है? ये। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में है, ठीक है, इस कारण से ये सबसे ज्यादा चमकता है। और सबसे ज्यादा टेम्परेचर की भी यदि हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी किसका है? शुक्र का ही है। ये बात भी आपको याद रखनी है ना, बुध का सर्वाधिक टेम्परेचर नहीं है, CO2 गैस के कारण सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है? शुक्र का है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गैनीमीड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गैनीमीड, गैनीमीड आपको पता चल गया होगा कि जो बृहस्पति है, जुपिटर है, इसका ही एक क्या है? उपग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, जैसे कि ये बुध से बड़ा है, तो बिल्कुल सही बात है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, ठीक है, और बुध से भी बड़ा है यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको डिस्कस कराई कि सबसे बड़ा मून कौन सा है, तो यही है। यह एकमात्र चंद्रमा है जिसे अपने आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है, तो यह भी बिल्कुल सही बात है। और यह शनि के चारों ओर घूमता है, तो यह बात गलत है, यह बृहस्पति के चारों ओर घूमता है, जुपिटर का उपग्रह, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा, मतलब डी गलत स्टेटमेंट है, बाकी तीनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है? ये देखिए अभी हमने पार्थिव ग्रह का क्वेश्चन देखा था, अब ये जोवियन ग्रह का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जोवियन ग्रह नहीं है तो मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, तो ये तीनों जो हैं ये जोवियन प्लैनेट है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। गैसेस जायंट भी इनको हम बोलते हैं, मतलब आकार में बड़े हैं, इनमें गैसों की अधिकता है, सूर्य से काफी दूर स्थित हैं, ठीक है, इनको हम जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। एक और आ जाएगा नेपच्यून, और इसमें आ जाएगा, ठीक है, नेपच्यून भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये चारों क्या है? जोवियन प्लैनेट है। और जो मंगल है यह पार्थिव ग्रह है। कैसा है? पार्थिव ग्रह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगल ही इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ये जोवियन नहीं बल्कि पार्थिव और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूम जाती है? तो अक्षांश देशांतर रेखाएं आपने पढ़ी होंगी। इसके अलावा जब हम ब्रह्मांड के बारे में भी पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी एक दिन में लगभग 365 डिग्री घूम जाती है, लगभग 24 घंटे के आसपास में ये 365 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 365 में यदि आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 15, ठीक है। तो 1 घंटे में लगभग ये 15 डिग्री घूम जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अक्षांश देशांतर रेखाएं आपने पढ़ी होंगी कि विश्व में समय का मापन कैसे किया जाता है, तो 15 डिग्री 1 घंटे में पृथ्वी घूमती है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच कौन से आकाशीय पिंड आते हैं? ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, तो अभी मैंने आपको डिटेल में बताया था, जो क्षुद्र ग्रह पेटी है यह मंगल और बृहस्पति के मध्य में आती है। ये देखिए, ये बृहस्पति है और ये मंगल है, और यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में एस्टेरॉइड्स हैं या फिर क्षुद्र ग्रह हैं, और इसको ही हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी। और यही जब हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते तो इनको ही हम क्या बोलते हैं? उल्का या फिर उल्काश में बोलते हैं। और जब ये हमारी पृथ्वी से टकराते तो इनको ही हम बोलते हैं उल्का पिंड, ठीक है। आप समझते होंगे ना। देखिए क्या होता है कि जो ये छोटे बड़े आकाशीय पिंड होते हैं, है ना, तो कई बार क्या होता है, सूर्य की ग्रेविटी के कारण ये सूर्य की ओर खींचना स्टार्ट हो जाते हैं। और मान लीजिए कोई पिंड यहाँ से खिंच रहा है और यहाँ पर आया
और पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण पृथ्वी ने उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, है ना। अब जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण, वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज हैं, तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण, फ्रैक्शन के कारण इसमें आग लग जाती है और ये पिंड ऊपर ही जलने लगते हैं, जिसको हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, वो जो चमकता हुआ आकाशीय पिंड है वो कोई तारा नहीं है, ना ही टूट रहा है, बल्कि वह एक एस्टेरॉयड है या फिर उल्का पिंड है, उल्काश में है, जो कि जलने के कारण चमक रहा है, ठीक है। और विष भी नहीं मांगनी है आज के बाद, नहीं तो हम इंडियंस जो है खासतौर पर विष मांगने लगते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, यही उल्काश होते हैं जो कि चमकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, कॉपरनिकस, ठीक है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो दी थी ये कॉपरनिकस साहब ने दी थी 1500-1600 ईस्वी के आसपास, ठीक है। इन्होंने कहा था कि भैया इससे पहले क्या थ्योरी थी कि अर्थ बीच में है, ठीक है, और सभी ग्रह और सन वगैरह उसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। टॉलमी साहब ने ये थ्योरी दी थी, लेकिन 15वीं-16वीं शताब्दी में कॉपरनिकस साहब आए, इन्होंने ये बोला, इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, इन्होंने कहा पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य बीच में है और सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और इनको ही आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने दैनिक गति और वार्षिक गति के बारे में भी बताया था कि पृथ्वी कैसे 24 घंटे में एक अपना चक्कर अपने अक्ष पर घूम जाती है, फिर अपनी कक्षा में कैसे 365 दिन में घूमती है, तो ये सभी चीजें इन्होंने बताई थी, ठीक है। इसलिए इनको आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये देखिए, ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है और ये जियोसेंट्रिक थ्योरी है, टॉलमी साहब ने दी थी और ये किसने दी थी, कॉपरनिकस ने दी थी, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं सोलर सिस्टम से संबंधित, काफी आपका रिवीजन हुआ होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा इसी से रिलेटेड रख लेंगे, जो बची हुई चीजें हैं, है ना, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन इसमें रख लेंगे और फिर हम इस यूनिवर्स वाले टॉपिक को एंड करेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे लाइव भी पढ़ सकते हैं और आपको मेरे यहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिल जाते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।